नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच। मेवाड़ राजवंश के कुछ क्वेश्चन हैं। मैं आधे हमने कर लिए थे, आधे क्वेश्चन और बाकी है। आज इस क्लास में मेवाड़ के जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक जो प्रीवियस एग्ज़ाम आए हैं वो कंप्लीट करेंगे। कुछ दिन हम नहीं मिल पाए, टेक्निकल इशू था। बाकी आपके बीच आज से निरंतर कंटिन्यू वापस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? देखिए, कुंभा, मोकल, राणा लाखा या सांगा। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। आप जानते हो कि सबसे पहले कुंभा के पिता कौन थे? कुंभा के पिता थे राणा मोकल। और मोकल की माता थी हंसाबाई। और हंसाबाई का भाई थे रणमल। कौन थे? रणमल। अच्छा, इस जो हंसाबाई है, इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था राणा लाखा से। राणा लाखा से विवाह हुआ तो रणमल जोधपुर का निवासी था, राठौड़ थे। तो इस रणमल ने क्या किया? जब लाखा का निधन हुआ तो लाखा से जब विवाह हुआ उसकी एक शर्त रखी गई कि लाखा और हंसा से होने वाली संतान ही आगे अपने मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये जो शर्त हुई, इसके बाद में राणा मोकल का जन्म और मोकल क्या बना? शासक बना। इस समझौते के तहत मोकल जब शासक बनने के बाद मोकल छोटे थे, तो इस चक्कर में हंसाबाई ने रणमल को नियुक्त किया कार्यभार के लिए, संभालने के लिए। ठीक है भाई, ये हुआ। अब रणमल ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाते हुए बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पर राठौड़ों को नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? मेवाड़ में। इस बात को लेकर मेवाड़ी सरदार नाखुश थे और नाखुश होने के चक्कर में मेवाड़ी सरदारों ने एक योजना बनाकर, योजना के तहत चाचा मेरा और मैपा पंवार की सहायता से मोकल की हत्या करवा दी। ठीक है, वो हत्या पहले रणमल की सोची, फिर सोचा रणमल नहीं, हम हत्या करवा देते हैं मोकल की, क्योंकि कुंभा एक अच्छा शासक बन सकता था, सभी को पहले से पता था। इसके बाद में रणमल जब कुंभा जब शासक बना, कुंभा के सामने दो शर्तें थी। एक तो अपने पिता मोकल के हत्यारों से बदला लेना, और एक राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करना। ठीक है, अब इस चक्कर में अब क्या हुआ कि कुंभा ने पहले तो चाचा मेरा और मैपा पंवार को मारा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। इस सारंगपुर में चाचा मेरा और मैपा पंवार तीनों को पता चल गया था कि कुंभा हमें मार देगा। इसीलिए वो यहाँ से जाते हुए गुजरात के शासक थे महमूद खिलजी, वहाँ के शरण ले लेते हैं। महमूद खिलजी प्रथम इनके यहाँ शरण ले लेते हैं। शरण लेने के बाद कुंभा महमूद खिलजी को कहता है कि भाई मेरे पिता के हत्यारे हैं, हमें सुपुर्द कर दे, मतलब हमें सौंप दें। लेकिन खिलजी देने से मना कर देता है। इसीलिए कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। इतिहास में बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध, या इसे मालवा युद्ध भी कहा जाता है। सन 1437 में इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध में कुंभा विजयी होता है। कुंभा विजय होने के उपरांत ये मेवाड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ठीक है भाई, पहला तो ये काम था जो इन्होंने कर दिया कुंभा ने। दूसरी शर्त ये थी कि जो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम कैसा किया जाए। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक भारमली नाम से एक महिला थी, भारमली। ये भारमली दासी हुआ करती थी रणमल की। ठीक है, रणमल की। ठीक है, इन्होंने योजना बनाई दोनों ने कि रणमल ने योजना बनाई भारमली की सहायता से कि हम कुंभा को मरवा देते हैं, कुंभा को हटवा देते ताकि हमारा जो वर्चस्व वो कम ना रहे। लेकिन भारमली चाहती थी कुंभा को,
कुंभा को पसंद करती थी और बारमली ने सारी योजना किसको बता दी? कुंभा को। इस चक्कर में अब क्या हुआ, कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल को ही जहर देकर मरवा दिया। अच्छा, इसके बाद रणमल के पुत्र थे जोधा। कौन थे? जोधा। रणमल के पुत्र थे जोधा। अब जोधा को जब पता चला कि ये हो चुका है, रणमल मारे जा चुके हैं, रणमल मारे जा चुके हैं, अब जोधा को खबर मिलते ही जोधा अब प्लानिंग करता है यहाँ से भागने की। और जोधा यहाँ से भागता है। जोधा यहाँ से कई जगह जाता है, आप बीकानेर पे पलानी आता है, सोजत आता है, कई जगह भागता अंतिम रूप से जब सोजत पहुँचता है, पीछे पीछे कौन है? पीछे पीछे है कुंभा। कुंभा ख़त्म करना चाहता है नस्ल को ही, ताकि इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सोजत पहुंचता है, सोजत पीछे जाता है कुंभा। कुंभा पीछा करता है सोजत में, और सोजत में कुंभा और जोधा के बीच में आ जाती है हंसाबाई। हंसाबाई बीच में आती है। हंसाबाई बीच में आकर इन दोनों के मध्य एक संधि कराती है, जिसे इतिहास में आंवल बावल की संधि कहा गया। आंवल बावल की संधि कहा गया। बावल की संधि कहा गया। इतिहास में आंवल बावल की संधि कहा गया। इस आंवल बावल की संधि के तहत जिस तरफ आंवले के वृक्ष है उस तरफ मेवाड़ की सीमा होगी, और जिस तरफ बबूल के वृक्ष है उस तरफ किसकी सीमा होगी? उस तरफ मारवाड़ की सीमा होगी। इसी जोधा ने इसी संधि के तहत अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया रायमल से। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। चलें आगे। चलिए, ये आपका सारा क्वेश्चन सेट हो गया। आगे सुनो, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? तो चंपारण की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। मतलब मालवा है, मालवा, ये माल का लिख रहा है, मालवा है। चंपारण की संधि हुई कि कब थी? तो वो हुई थी 1456 ईस्वी में। कब हुई थी? 1456 ईस्वी। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। कुतुबुद्दीन के बीच। गुजरात के ही शासक थे कुतुबुद्दीन, याद रखना। किस किस के बीच में? एक तो खिलजी, ये खिलजी वो नहीं है जिसको आप इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, ये वो नहीं है, ये महमूद खिलजी प्रथम है। और किसके बीच में? कुतुबुद्दीन। और ना ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। गुजरात के शासक हुए कुतुबुद्दीन, ठीक है, याद रखना। चलो मैंने बोल दिया, आप आराम से लिख लेना। कुतुबुद्दीन के मध्य संधि हुई, ठीक है। इतिहास में इसे चंपारण की संधि कहा गया। इस संधि के तहत क्या उद्देश्य था? इस संधि के तहत ये दोनों मिलकर राणा कुंभा पर हमला करना चाहते थे, और इन्होंने हमला किया भी। लेकिन इस संधि के तहत इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हम जीत जाते हैं तो आधा मालवा की तरफ जो सीमा लग रही है, वो सीमा वो आधा मेवाड़ तेरा, और जिधर गुजरात की सीमा लग रही है उधर गुजरात का जो एरिया लग रहा है मेवाड़, वो इलाका किसका हो जाएगा? कुतुबुद्दीन का हो जाएगा, ठीक है। इस संधि के तहत दोनों ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वापस विजय किसकी हुई? कुंभा की हुई, ठीक है। ये एक संधि थी। चलिए आगे बात करते हैं। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण में हुआ क्योंकि पहाड़ियों में हुआ क्योंकि ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा का साधन थे। हाँ, यही सही है, प्राकृतिक साधन थे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। शत्रुओं की सुरक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों पर करवाया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के किस शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? तो इसका सही आंसर है आपका राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा का टेन्योर पूछा जाए, कार्यकाल पूछा जाए, तो 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासन था। इन्हें राणा सांगा को सिपाहियों का अंश कहा जाता है। सिपाहियों का अंश भी कहा जाता है, या कई बार भग्नावशेष भी बोलते थे। सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये राणा कुंभा के पुत्र हुआ करते थे और रणमल के पुत्र थे, ठीक है। राणा कुंभा के पुत्र थे, रणमल के पुत्र हुआ करते थे। राणा सांगा 12 अप्रैल 1482 को जन्म हुआ इनका, और राज्याभिषेक हुआ था इनका 24 मई 1509 को, ठीक है। करमचंद पंवार द्वारा सांगा को इनको सहायता दी गई थी,
ठीक है। दरअसल सांगा जब शासक बनने से पहले की कंडीशन की बात करें तो रायमल के 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में उत्तराधिकारी लेकर संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में करमचंद पवार ने इन्हें शरण दी थी सांगा को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो आंसर है आपका खातौली। कौन सा युद्ध है? खातौली। खातौली है कहाँ? पिपलदा तहसील कोटा में है, याद रखना। पिपलदा तहसील, कौन सी तहसील? पिपलदा तहसील। पिपलदा एक तहसील है, वो है कोटा में, ठीक है, कोटा में है। और ये युद्ध हुआ कब था ये भी याद रखना, 1517 में हुआ था, 1517 में हुआ था, ठीक है। राणा सांगा इसमें विजयी हुआ था, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो ये है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था खातौली का युद्ध? किन किन के बीच लड़ा गया था? तो वो था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, ये गलती से लिखा गया, सांगा है, सांगा। इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य। चलें आगे। खातौली के युद्ध के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला बात, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, एकदम सही है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा में स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, नहीं, गलत। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी एकदम सही है। राणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही है। मतलब हमारा असत्य कथन ढूंढना था, और असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन तो ये बनता है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दीजिए। 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1727, 1527, 16 फरवरी 1527, 18 फरवरी 1527। आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है हमारा 17 मार्च 1727। 17 मार्च 1727 इसका सही आंसर है, ठीक है। खानवा का मैदान में राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध आधुनिक रूप मैदान आधुनिक भरतपुर जिले के रूपावास तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। तहसील पूछ ले, खानवा रूपावास तहसील, रूपावास तहसील, और है कहाँ? भरतपुर में। अच्छा, आपसे कभी पूछ ले खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो वो कौन सी नदी थी? गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन बना है, आज बन भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ये याद रखना भाई। आगे चले, चलिए आगे चलते। निम्नलिखित किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे? कौन कौन थे? ठीक है, देखिए, पहला बात करते हैं राजा भारमल इडर से थे, हाँ युद्ध में थे, सहायता की थी। इसके बाद में विरमदेव मेड़तिया, ये भी थे। राव बिक्का, नहीं ये नहीं थे, ना ही राव लूणकरण थे। तो इसका पहला ही हमारा आंसर सही है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से निम्न राजपूत और मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का पक्ष में भाग लिया था? कौन कौन थे? राजपूत और या मुस्लिम, दोनों में से, ठीक है। तो देखिए, पहला महमूद लोधी, ठीक है। उसके बाद में रावल उदय सिंह लिया था, आसन खां मेवाती, ये भी थे, गोकुलदास परमार, ये भी थे। मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3 4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो ये था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इसका सही आंसर कौन सा है?
देखो, महमूद लोदी था, हसन खां था, मालदेव था, मेदिनी राय था। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से बीकानेर शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, तो वो कौन थे? वो थे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? राणा सांगा से बदलकर बाबर का साथ में चले गए थे, तो वो कौन थे? वो थे सैलदी कंवर। कहते हैं कि इन्हीं सैलदी कंवर की वजह से ये जो खानवा के युद्ध था बाबर हार चुका था। बाबर के हारने का रीज़न ही यही था, सॉरी, सांगा के हारने का रीज़न यही था। सैलदी कंवर ने सारी योजनाएं बता दी थी उधर, इसीलिए राणा सांगा हार गए थे। ठीक है, तो सैलदी तंवर याद रखना। आगे सुनिए। रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? रावत बाग सिंह और रावत जग्गा किसके थे? तो वो थे राणा सांगा के। किसके थे? राणा सांगा। इसी रावत बाग सिंह के नेतृत्व में जौहर केसरिया होगा आगे आप इतिहास में, इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, देख लें। रानी कर्मावती के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ था, सॉरी जौहर हुआ था, और रावत बाग सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। बात करेंगे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। पहला, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों को की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। खानवा के युद्ध बाबर और मध्य 1528 में लड़ा गया। नहीं, ये 1527 में था। कब था? 1527 में था। मुगल, असत्य कथन का चयन करना था। ये लीजिए, हमारा दूसरा सही होगा। बाकी देख लो तीसरा भी क्या लिखा है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। हाँ, बहुत हुआ था। मेवाड़ के राजवंश की स्थापना गुहिलों ने की थी, माना जाता है। एकदम सही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा सही है। आगे सुनिए। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया था? राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया था। इसका सही आंसर है झाला अज्जा। ये याद रखना। झाला का मतलब ही होता है कि राजा अगर विकट परिस्थिति में है तो राजा का मुकुट चिन्ह धारण करके युद्ध लड़े, तो इस झाला का मीन होता है, याद रखना ये। ठीक है, चलिए आगे। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? खानवा के युद्ध में सांगा की हार का मुख्य कारण क्या था? तो वो थी बाबर की सैन्य व्यवस्था और तुलुगमा प्रणाली बहुत अच्छी थी, इसीलिए हारे गए थे। आगे सुनिए। राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर हुआ था? मृत शरीर का दाह संस्कार कहाँ हुआ था? तो हुआ था मांडलगढ़, और मांडलगढ़ वर्तमान में कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 30 जनवरी 1528 में। 30 जनवरी 1528 में। 30 जनवरी 1528 में, याद रखना भाई। और कालपी नामक जगह पर है। कालपी, मांडलगढ़ में कालपी नामक जगह पर हुई, और यहीं पर इनकी समाधि स्थल बनाया गया था। ठीक है, समाधि स्थल है यहीं। चले आगे देखिए। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु अभी हमने बात की 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। चले आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो वो थे राणा रतन सिंह। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। 1528 से लेकर 1500। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह ने 31 तक शासन किया था। इसके पश्चात विक्रमादित्य को शासक बनाया गया था। अल्पायु में थे विक्रमादित्य भी। चलिए आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए, सांगा के 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों की बात करें, एक तो थे भोजराज, मीरा के पति भोजराज जी।
ये तो कहते हैं खातौली युद्ध में ही निधन हो, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में सांगा के दूसरे पुत्र थे रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद अगला पुत्र कौन थे? वो थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। भोजराज पहले मारे गए, रतन सिंह शासक बने 31 लेकिन फिर एक्सपायर हो गए। इसके बाद में अल्पायु में इनको शासक बनाया गया विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य और उदय सिंह की दोनों की माता का नाम था कर्मावती। विक्रमादित्य के बाद बने उदय सिंह शासक बने। मतलब आप देखिए सांगा के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों को मेवाड़ का शासक बनने का अधिकार मिला था। चलिए आगे बात करते हैं। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो वो थे राणा विक्रमादित्य। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था? ये किया था 1533 में। याद रखना, चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1533 में। 1533 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और यहाँ की मतलब शासक तो विक्रमादित्य थे, लेकिन संरक्षिका थी माता कर्मावती। सूझबूझ से इन्होंने पहली बार जब ये आए 33 में, तो सूझबूझ से इन्होंने कई इनके साथ संधि की और सारा सामान बहादुर शाह को सौंप दिया और बहादुर शाह को वापस भेज दिया। लेकिन बाद में 1535 में बहादुर शाह का दोबारा आक्रमण हुआ। कर्मावती ने इस बीच हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं दूसरे युद्ध में बिजी था, पहुंच नहीं पाया। इसका फ़ायदा उठाकर 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ आक्रमण के पश्चात कर्मावती ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और रावत बाग सिंह ने क्या किया था? कैसरिया। और इस हिसाब से चित्तौड़ का ये क्या हुआ था? दूसरा साका हुआ। चित्तौड़ का ये दूसरा साका हुआ था 1535 में। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा साका चित्तौड़ किसके आक्रमण में के समय हुआ? ये दीजिए, बहादुर शाह। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। आगे सुनिए, चित्तौड़ में दूसरे साके में किस रानी ने जौहर किया था? तो वो थी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती। रानी कर्मावती सांगा की पत्नी, उदय सिंह और विक्रमादित्य की माता। ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था। आगे सुनिए, अक्टूबर 1527 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? तो यहाँ के शासक थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह यहाँ के शासक थे। डन। आगे चलते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर 1567 को आक्रमण हुआ। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर ने ऐसे में शरण दी, उदय सिंह को शरण दी थी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में क्या हुआ कि आक्रमण किया, उदय सिंह यहाँ से निकल गए। और उदय सिंह यहाँ से निकलने के पश्चात कोमलगढ़ में चले गए। कोमलगढ़ में चलने के बाद में यहाँ का जितना भी कार्यभार था वो किसको सौंप दिया? ये सौंप दिया जयमल और फत्ता को सौंप दिया। यहाँ का जितना भी कार्यभार था जयमल और फत्ता को सौंप दिया। जयमल के भतीजे थे जिनका नाम था कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी को यहीं रहे, इसी चित्तौड़ में रहे। इनकी पत्नी थी फूल कंवर। ठीक है, फूल कंवर इनकी पत्नी थी फत्ता की। अब मतलब अकबर ने घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद में अकबर ने कई महीनों तक घेराव रखा। अकबर दीवार तोड़ते, रात को जयमल और फत्ता इस दीवार को पुनः बना देते। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। एक दिन अकबर को जब पता चला कि ये रात को हो जाता है,
उसके बाद में अकबर ने रात को पहरेदारी देते हुए अपनी एक बंदूक थी जिनका नाम था संग्राम बंदूक से रात को जयमल पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जयमल पर हमला कर दिया। और इस हमले में जयमल को पाँव में गोली लगी। गोली लगने से निर्माण कार्य नहीं हुआ। सुबह मौके का फ़ायदा देखकर उसी टूटी दीवार से अकबर की सेना अंदर घुसती है। जयमल था, जयमल गोली लगी होने के कारण चल नहीं पा रहा था, इसीलिए कल्ला जी ने इन्हें अपने कंधे पे उठा लिया। और देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ 4 हाथ 2 सर वाले देवता, मतलब एक व्यक्ति है जिसके 4 हाथ है और 2 सर है। इसीलिए क्या हुआ, इन्हें इतिहास में कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। जयमल फत्ता और कल्ला जी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, केसरिया किया। और फूल कंवर ने इसके नेतृत्व में क्या हुआ, इसके नेतृत्व में हुआ जौहर। और यही 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ, चित्तौड़ का ये अंतिम शाखा हुआ, 1568। अंतिम बोले तो तीसरा शाखा हुआ। चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया, अकबर का हो गया। जयमल और फत्ता से इतने प्रभावित हुए कि अकबर ने अपने किले के बाहर, आगरा किले के बाहर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। किसकी, तो आपके जयमल और फत्ता की। अच्छा, राजस्थान में पूछ ले जयमल फत्ता की मूर्तियां कहाँ लगी है, तो बीकानेर में गढ़ आता है जूनागढ़। इसी जूनागढ़ में गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं, ये मैंने पूरा बता दिया आपको। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया, 25 फरवरी 1568। इसका सही आंसर कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ, ये लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 1568 जयमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ, ठीक है। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम लिख दीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। इसका क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा उदय सिंह। क्या था, उदय सिंह। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। अच्छा, याद रखना कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता कौन थी, जयवंती बाई इनकी माता थी, इनकी माता थी, ठीक है। जयवंती बाई महाराणा प्रताप की माता हुआ करती थी। जन्म 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 रविवार का दिन था, ठीक है। और कुंभलगढ़ में बादल महल में जूनी कचेरी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था कीका का शादी करता था छोटा बच्चा। भील जो होते हैं, भील छोटे बच्चे को कीका कहते हैं, तो भीलों के बीच रहते थे प्रताप, इसीलिए इन्हें कीका नाम पड़ा, ठीक है। आगे सुनिए, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए, कीका के नाम से जाने जाते थे, तो वो थे महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ, 9 मई 1540। आपको विक्रम संवत पूछ ले तो याद रखना 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। आगे सुनिए, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली, या हम कह सकते हैं राज्याभिषेक कब हुआ, राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली, तो इसका सही आंसर है हमारा 28 फरवरी 1572, ठीक है। आ जाइए, दूसरा शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था, दूसरे शाके में वापस क्वेश्चन आ गया, बहादुर शाह। चलिए कोई बात नहीं। चित्तौड़ का द्वितीय शाका के समय किस रानी ने जौहर किया था, कर्मावती। क्वेश्चन वापस आ गया। अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था, वापस क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, उदय सिंह। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया, 15 फरवरी 1568, कोई नहीं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो ही गया,
मेवाड़ के नामों लिख कीजिए। बाद वापस क्वेश्चन आ गया। प्रताप की जन्मस्थली, ठीक है बेटा, क्वेश्चन वापस हो गए, थोड़े से रिपीट हो गए। हम जहाँ से थे वहीं से आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्रताप का राज्याभिषेक सबसे पहले हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में, याद रखना। प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, ठीक है, 28 फरवरी 1572 को। वहाँ आज भी एक छोटी छतरी बनी है। ज्ञात रहे कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था, लेकिन पहली बार गोगुंदा में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। ये वापस क्वेश्चन आ गया, 28 फरवरी 1572 आ गया। हाँ, ये देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से हुई बातचीत में निम्न किसको दूत, किन किन दूतों को भेजा? याद रखना, जमा भाटो, ऐसा याद रखना, जमा भाटो, भाटो ऐसे याद रखोगे। आपको ये ट्रिक कभी नहीं भूलनी है, मतलब ये आपके काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। जमा भाटो सर क्या बनेगा? देखो, जैसे जलाल खां, जलाल खां, ठीक है, जलाल खां। मैं से मान सिंह, ओके। भय से भगवत दास, ठीक है। टे से टोडरमल, टो से टोडरमल, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो वो थे जलाल खां। कौन थे? जलाल खां। और कब आए थे? 1572 में आए थे, 1572 में आए थे। लेकिन आरबीएससी कहती है, आरबीएससी क्या कहती है? 10 नवंबर, सॉरी वो कहते हैं नवंबर, 10 नवंबर नहीं, नवंबर। आरबीएससी की बुक्स में लिखा हुआ है, वो कहते हैं नवंबर 1572, नवंबर 1572। और वैसे आया था सितंबर 1572। कोई बात नहीं, याद रखना ही है आपको, ठीक है। पहली बार जलाल खां आए, दूसरी बार आए थे मान सिंह 1573 में। मान सिंह आए थे 1573 में, ठीक है, याद रखना। और ये जून में आए थे। कब आए थे? जून 1573। तीसरी बार कौन आए थे? तीसरी बार आए थे भगवत दास। ये अक्टूबर 1573 में आए, कि 1573 में आए, लेकिन समय अक्टूबर का महीना था। उसके बाद आए भारमल। भारमल आए थे दिसंबर 1573 में। अच्छी बात है, हर दो तीन महीने में भेज रहे हैं, दिसंबर 1573, ठीक है, याद रखना। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के मैत्री स्थापित करने हेतु गठित तीसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? जय माँ भय से भगवत दास, भय से भगवत दास। कब आए थे? अक्टूबर 1573 में, अक्टूबर 1573 में। आगे सुनिए, अकबर ने किसको शिष्टमंडल में अंतिम नेतृत्व के रूप में भेजा था? जय माँ भाटो, टो से टोडरमल, टो से टोडरमल। कब आया था? दिसंबर 1573 में, दिसंबर 1573 में। आगे सुनिए, 1572 में गुजरात अभियान जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप के सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? तो वो थे जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, सितंबर 1572 में, ठीक है। आगे चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, 18 जून 1576, याद रखना। हुआ कहाँ था? राजसमंद में हुआ, खमनौर की पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी गांव में युद्ध हुआ। नदी पूछ ले, बनास नदी के, ठीक है। कई लोग इस युद्ध को कहते हैं 21 जून 1576 में हुआ, 21 जून 1576 में हुआ। 21 जून कहने वाले कौन थे? 21 जून गोपीनाथ शर्मा 21 जून का समर्थन देते हैं। 21 जून समर्थन 11वीं क्लास, मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक भी यही बताती है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशन में भी यही है। राजस्थान थॉट द एज वॉल्यूम 2 में भी 21 जून की डेट लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हल्दी का घाटी युद्ध का विस्तृत जानकारी अब्दुल यानी बदायूनी, सीधा है, बदायूनी ने किस ग्रंथ में किया था? बदायूनी ने किस ग्रंथ में कहा था? तो उसका नाम है मुंतखब उत तवारिख, मुंतखब उत तवारिख में लिखा है। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विजय मानता है? कौन सा साक्ष्य विजय मानता है? तो राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, सभी महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं, ठीक है, सभी महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन चौथा हमारा सही है।
अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस मैदान में, किस जिले में लड़ा गया था? किस जिले में? तो राजसमंद में। कहाँ है हल्दी घाटी का? है कहाँ? राजसमंद में, बनास नदी के किनारे, खमनोर की पहाड़ियों में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं की संख्या कितनी थी? मुगल सेना की संख्या थी 80,000 और महाराणा प्रताप की सेना कितनी थी? 20,000 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 20,000। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? देखिए इसका राम सिंह तंवर, हाँ ये लड़ा था, सही है, राम सिंह तंवर ने इनका साथ दिया था। इसके अलावा झालाबिद्दा रावत, कृष्णदास चुंडावत ये भी थे, माधो सिंह और अशोक परमार ये नहीं थे। मतलब चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका आंसर है मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना के हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी, पूरा नाम है हाकिम खां सूरी। आगे सुनिए, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल के दस्ते में शामिल थी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो इसका सही आंसर होगा पुरोहित गोपीनाथ थे, ठीक है, राणा पुंजा थे, पुंजा भील, जयमल फत्ता थे, हाकिम खां थे, हाकिम खां नहीं, ये तो हरावल सेना में थे, चंदावल सेना की बात कर रहे हैं, चंदावल सेना। इसके बाद में चारण जैसा थे, हाँ बिल्कुल ये भी थे, चारण जैसा थे, कृष्णदास चुंडावत नहीं थे। मतलब 1 2 3 5 कहाँ दिख रहा है आपको? 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये रहा, 1 2 3 5। चलिए आगे बात करते हैं। 60वां क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पुंजा कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी है? खमनोर का युद्ध कहने वाले व्यक्ति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले थे अबुल फजल। देखिए अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा। इसके अलावा कर्नल टोड ने मेवाड़ इतिहास का इस युद्ध को थर्मापोली की संज्ञा दी है। थर्मोपली का है, थर्मोपली का है, याद रखना, था नहीं, थर्मोपली है, ठीक है, थर्मापोली की संज्ञा दी है। इन्हें हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास में हाथियों का युद्ध भी, हाथी ज़्यादा लड़े थे इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के थर्मापोली किसने कहा? मेवाड़ के थर्मापोली कहने वाले थे कर्नल टोड। कौन थे? कर्नल टोड थे। हल्दी घाटी युद्ध गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? गोगुंदा का युद्ध कहने वाले थे बदायूनी। कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? उसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। अन्य हाथी भी थे, लूणा, गजमुक्त, गजराज, रणमदार, खांडेराव, चक्रवाप आदि आदि। राम प्रसाद पर अधिकार कर लिया था अकबर ने और इसके बाद में इसका नाम रखा गया था पीर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्ष में जिन जिन हाथियों ने वीरता दिखाई वो कौन कौन थे? देखिए चेतक तो घोड़ा था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सोम, समीर ऐसे तो कुछ थे ही नहीं। लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुक्ता था, गजराज था, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। गजराज और रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो ये कौन सा आंसर सही आएगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, हल्दी घाटी का युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध। आगे सुनिए, किस स्थान पर हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय तक अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था चावंड। किसको था? चावंड था। सराड़ा जिला सलूम्बर जिले में, ठीक है, आज वर्तमान में चावंड सलूम्बर जिले में आता है।
हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात 1585 में अपना स्थायी जीवन का आरंभ कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित हुई। चावंड 12 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। अमर सिंह के राजकाज प्रारंभिक समय में यही थी। 16 वर्षों तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा है। 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड कब स्थापित की? चावंड कब स्थापित की? तो वो है, इसका आंसर है 1585। तीसरा ऑप्शन सही है। चावंड महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक राजधानी? महाराणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप जब तक थे तो वो कब तक थी? वो थे 12 वर्षों तक। कब तक थी? 12 वर्षों तक। और बाकी जो बचे वो अमर सिंह के समय थे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो इसका सही आंसर है, क्योंकि राजधानी चावंड हो गई तो चावंड से ही करेंगे। चावंड। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राजा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप से। किसे? महाराणा प्रताप। याद रहेगा। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका सही आंसर है हमारा 24 वर्षों तक। 24 वर्षों तक। याद रखना, 1572 से लेकर अंतिम रूप से कहाँ तक शासन था? 1597 तक था। 1597। तो कुल मिलाकर कितने साल हो जाते हैं? दोनों मिलाकर होते हैं 24 वर्ष। कितने होते हैं? 24 वर्ष। चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? दिवेर का युद्ध बात करनी। दिवेर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था। सुल्तान खान के बीच हुआ था। दिवेर भीम तहसील राजसमंद में स्थित है। युद्ध में इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ से एक तरीके से जीतना स्टार्ट हुए थे। मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर प्रारंभ हुआ। 1582 में महाराणा प्रताप और दिवेर के शाही थाने के मुख्तार सम्राट अकबर के काका सुल्तान खां के मध्य हुआ। इसमें प्रताप विजयी हुए, इसीलिए इसे प्रताप के प्रथम विजय के रूप में भी देखा जाता है। 1582 में राणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? दिवेर विजय के समय वहाँ का थे सुल्तान खां गोरी। आगे बात करें। 75वां क्वेश्चन। कर्नल टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा है? तो वो है दिवेर का युद्ध। अच्छा, याद रखना, मेवाड़ की मैराथन कहने वाले भी कर्नल टोड थे। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो वो थे 3। कितनी बार भेजा था? 3 बार। 1577 से 80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैनिक अभ्यास के लिए भेजा था, लेकिन एक में भी सफलता नहीं मिली थी। और इसका सफलता का मतलब है प्रताप को या तो बंदी बनाना या प्रताप से क्या करना? अधीनता स्वीकार करवा लेना। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ कछावा। देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा सेना भेजी गई थी। याद लिख लेना आप। मान सिंह आया पहली बार 1576 हल्दी घाटी युद्ध हुआ। उसके बाद में भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां 1576 में वापस आए। फिर अकबर खुद आया 1576 में, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर शाहबाज खां आए 15 अक्टूबर 1577 में, कुछ मिलना नहीं। शाहबाज तो कंटिन्यू 3 बार आया, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, मई 1580, कुछ नहीं मिला। फिर आए अब्दुल रहीम खान खाना, दिसंबर 1580, कुछ भी नहीं मिला। जगन्नाथ कछावा ये अंतिम अभ्यास था 1584 से 85, लेकिन ये भी असफल ही रहा था। जगन्नाथ कछावा का ये भी असफल रहा था। तो कुल मिलाकर 8 बार आक्रमण किया था अकबर की तरफ से, 8 बार हुआ, लेकिन सफलता एक में ही नहीं मिली। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजा था? देखो, अब्दुल रहीम खाने खाना,
इसके देते तो भेजी। शाहबाज तो 3 बार गया, शाहबाज तो 3 बार गया था। हाँ, जगन्नाथ कछावा अंतिम था। अब्दुल खान ये नहीं गया, क्योंकि अभी मैंने आपको जो लिखवाया था उसमें नहीं था। मतलब आपका आंसर है 1 2 3, 1 2 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 79, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़ कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? 84 की बात कर रहे हैं, 84। इस समय थे जगन्नाथ कछावा। कौन थे? जगन्नाथ कछावा। आगे चलिए। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है शाहबाज खां। शाहबाज खां। चलिए, बादशाह ने मेवाड़ के राणा के आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है सर टॉमस रो का। सर टॉमस रो का। चलें आगे। सन 1576 में युद्ध के बाद अकबर ने उदय सिंह का प्रशासन किसे सौंपा? उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो वो था जगन्नाथ कछावा। आमेर के जगन्नाथ कछावा को सौंप दिया था। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई ने अकबर ने जहाजपुरा की जागीर प्रदान की थी। सौतेले भाई किसको दी थी? तो वो थे जगमाल को। किसको दी थी? जगमाल को। जगमाल को दी थी। आगे सुनिए। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मोहरतमाला ग्रंथ की रचना की, वह कौन था? तो वो थे चक्रपाणी मिश्रा। मिश्र है, मिश्रा नहीं है, मिश्र है। ठीक है। आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 85, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर है हमारा चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। निम्नलिखित में से चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया कौन सा ग्रंथ चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया था? देखो, एक विश्व वल्लभ लिखा गया था। विश्व वल्लभ लिखा गया था। उसके बाद में एक मूर्तिकार ये भी लिखा गया था। राज्याभिषेक भी लिखा गया था। देव मूर्ति प्रकरण नहीं लिखा गया। मतलब इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा? चौथा। एक मुहूर्तमाला लिखी गई थी, ये भी याद रखना। एक व्यवहार दर्शा भी लिखी गई थी, ये भी याद रखना। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? वो था अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह थे। याद रखना, अमर सिंह। 1597 से लेकर 1620 तक 1620 तक रहे। और इन्हीं के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर के समय हुई थी, अकबर के समय नहीं हुई थी। अकबर ने जिंदा रहते हुए संधि नहीं देखी। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है और जहांगीर और अमर सिंह के मध्य होती है। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य होती है। किसके शासनकाल में मेवाड़ मुगल संधि महाराणा के मध्य हुई थी? किस महाराणा के मध्य हुई थी? तो जहांगीर के मध्य, जहांगीर के चित्तौड़ की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो इसका सही आंसर है राणा जगत सिंह। किसने? राणा जगत सिंह, जिन्हें इतिहास में जगत सिंह प्रथम के नाम से 1628 से 1652 1628 से 1652 तक था इनका कार्यकाल। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत कराई थी। जग मंदिर का निर्माण करवाया था। पिछोला झील की मौन मंदिर, रूपसागर तालाब का भी निर्माण करवाया था। 1657 को मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? वो थे राज सिंह। कौन थे? राज सिंह। याद रखना, राज सिंह थे। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा? जगत सिंह के पश्चात कौन थे? तो वो थे राणा राज सिंह। कौन थे? महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ के शासक कौन थे? सिसोदिया और गठबंधन की बात करें, इस समय थे महाराणा राज सिंह प्रथम। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह
कि मेवाड़ में आश्रय देने हेतु औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध करने हेतु संकल्प होकर महाराजा राज सिंह ने इसे संधि को किया था। मुगल और मारवाड़ संघर्ष पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों की सहायता की थी? अभी हमने बात की है, वो थे राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? वो थे महाराणा राज सिंह ने। प्रजा ने सैनिकों के जीवन में अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्नलिखित में से किसने स्थापित करवाई? तो वो भी राज सिंह ही थे। कौन थे? राज सिंह प्रथम। और नाथद्वारा में मंदिर बनवाया था श्रीनाथ जी का, ठीक है, नाथद्वारा में ही मंदिर बनाया था। आगे चले। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो थे राज सिंह, महाराणा राज सिंह। याद रखना, नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ हुआ करता। और श्रीनाथ जी की दरअसल औरंगजेब ने आक्रमण किया था, औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। इसीलिए वृंदावन से कुछ ब्राह्मण वहाँ से भागते हुए मेवाड़ पहुँचे और नाथद्वारा में पहुँचे। तब राज सिंह से सहायता ली। राज सिंह ने मूर्ति को यहीं स्थापित करवाया और इस गांव का नाम सिहाड़ था, तो सिहाड़ का नाम परिवर्तित करके नाथद्वारा स्थापित करवाया, नाथद्वारा बना दिया था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? कटुता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। बिल्कुल ये सही है, पहला ही ऑप्शन सही है हमारा भाई, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने जाने किससे पत्र लिखकर विरोध किया? किसने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो वो थे महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गए थे? देखिए, दरअसल शादी तो औरंगजेब से होने वाली थी, लेकिन चारुमती विष्णु संप्रदाय की थी और इन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। इसके बाद में राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया था। 100वां क्वेश्चन, किस शासक ने किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती से संबंधित है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो थे राज सिंह। कौन थे? राज सिंह। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेलियों की बाड़ी सांगा सेकंड या संग्राम सिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, इसने करवाया था। आगे देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो वो थे जगत सिंह सेकंड। ठीक है, आगे सुनिए। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो वो कौन थी? तो वो थी आपकी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। ये मैंने आपको जब मैं कछावा राजवंश करवाऊंगा ना, वहाँ अच्छे से इसको समझाऊंगा, क्या था विवाद, क्या था, अच्छे से वहाँ बताऊंगा। आज सिर्फ समझ लीजिए, कृष्णा कुमारी विवाद, अमीर खां पिंडारी। गिंगोली का युद्ध, ये भी कृष्णा कुमारी विवाद के कारण हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था, और कृष्णा कुमारी को लेकर ही हुआ था। ठीक है, ये मैं बात करूँगा, वहाँ टेंशन ना लीजिए। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसका विवाह का विवाद ने राजपुताना की राजनीति उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। मेवाड़ के किस महाराणा के शासन में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? अंतिम घटना, तो वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह ने जाली सिक्कों पर रोकथाम हेतु स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया था। स्वरूप सिंह का कार्यकाल आता है
1842 से 1861 के बीच इनका टेन्योर है। ठीक है। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन जब पूर्ण समाप्ति की बात करें तो महाराणा शंभू सिंह के काल में पूर्ण समाप्त हुआ। इन्होंने 1844 में कन्यावध पर भी रोक लगाई। इसके अलावा इन्होंने 1853 में डाकण प्रथा पर रोक लगाई। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात पासवान एंजाबाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने वाली अंतिम घटना मानी जाती है। ठीक है, आगे सुनिए। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर में स्थापना करने वाले कौन थे? तो डूंगरपुर में स्थापना करने वाले थे, ये थे सामंत सिंह। कौन थे? सामंत सिंह। वागड़ व गोहिल के संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है। याद रखना ये चीज़, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलें आगे। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की संज्ञा दी? ये किसने कहा? तो ये कहा लॉर्ड रिपन ने। किसने कहा? लॉर्ड रिपन ने कहा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सज्जन सिंह की बात करें तो सज्जन सिंह बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र हुआ करते थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है, 23 नवंबर 1881 लिख लेना साइड में कहीं। मेवाड़ के शासक स्वयं को दीवान कहा। किसका दीवान कहा? तो इसका ऋषभदेव, इसके अलावा चार भुजानाथ, श्रीनाथ जी, एकलिंग। तो इसका सही आंसर है एकलिंग जी। याद रखना, मेवाड़ के कुल देवता भी एकलिंग नाथ जी है। कुल देवता मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। कुल देवी पूछे मेवाड़ की तो वो है बाण माता। कौन है? बाण माता। ये भी याद रखना, बाण माता कुल देवी है। अच्छा, राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार, ये इनका राजवाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। राजध्वज, उगता हुआ सूरज और धनुष बाण इसमें मिलता है, धनुष बाण का अंकन मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आज हमने कुल मिलाकर मेवाड़ के 110 क्वेश्चन किए। कल हमने लगभग 60 प्लस क्वेश्चन किए थे। मतलब ये है कि हमने 180 क्वेश्चन कुल दिए होता, 180 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 200 क्वेश्चनों के आसपास हमने मेवाड़ से संबंधित क्वेश्चन किए। आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में फिर से। हम अब पढ़ेंगे कछावा राजवंश और उससे संबंधित क्वेश्चन। बाकी किसी भी प्रकार का आपका सवाल जवाब हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही निरंतर हमारे साथ बने रहें। मैं आपको ऐसे ही जो इतिहास है मतलब ख़त्म होने वाला है। कछावा रहा है, कछावा के अलावा मारवाड़ रहा है, मारवाड़ के अलावा छोटे मतलब ये है कि 4 से 5 क्लास में 3 से 4 क्लास में इतिहास ख़त्म हो जाएगा। इतिहास कंप्लीट होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में फिर से। किसी भी प्रकार का सवाल जवाब है, मैंने आपको पहले बता रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।